हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री भी आपकी किस लिए है? तो ये है आपकी टीजीटी पीजीडी के लिए, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास मैं रन कर रही हूँ। विशेषकर आपका टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए और आपके जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम के लिए विशेष तौर पर ये क्लास चल रही है। इसके अलावा अगर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हो, डैट की कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी पीजीटी की कर रहे हो, केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी की कर रहे हो, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर की कर रहे हो, एनटीए यूजीसी नेट की कर रहे हो, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर सेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए। और अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा से, तो ये क्लास आपके लिए है। और यहाँ पर हम टॉपिक्स वाइज अपना कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा दिल्ली सल्तनत चल रहा है अभी, और इससे पहले हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को देख सकते हो। टॉपिक मैं इस तरह से करा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए रोज़ जानकारी मैं आपको देती हूँ जो चैनल पर नए हैं। तो टॉपिक मैं इस तरह से करा रही हूँ जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए हैं टीचिंग एग्जाम्स में अब तक, उस टॉपिक को मैंने पहले उठाया है, और उसके बाद जिसमें कम है उससे धीरे धीरे करके हम कम से कम में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपका टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ही जो क्वेश्चंस टीचिंग एग्ज़ाम से पूछे गए हैं वो उसकी क्लास है। तो अब तक जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको टॉपिक वाइज में करा रही हूँ। ठीक है, तो 3 टॉपिक जो मैंने करा दिए हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। राष्ट्रीय आंदोलन का एक टॉपिक कवर कराया है मैंने आपको, एक मैंने मध्यकालीन साहित्य से कंप्लीट कराया है, तीसरा मैंने आपको मुगल वंश कंप्लीट करा दिया पूरा, और चौथा ये आपका दिल्ली सल्तनत चल रहा है। और ये दिल्ली सल्तनत का आज चौथी क्लास है, यानी 4th नंबर का आपका वीडियो है या 4th क्लास है आपकी ये, और जिसमें हम डेली 100 क्वेश्चन करते हैं। तो आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे 400 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने कल 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो हर दिन हम 100 क्वेश्चन करते हैं। आज आपकी तीसरी क्लास है और उसके बाद कल आपकी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके, ईजिली प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर है 301। तो 301 से शुरू करेंगे और 400 नंबर तक हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जानकारी सारी मैंने दे दी है आपको, और क्लास बहुत यूज़फुल है। जब तक हमारा जीआईसी का और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम मई में होता है तब तक हम पूरी हिस्ट्री ख़त्म कर लेंगे। उससे पहले ही मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, मार्च में आपका ये ख़त्म हो जाएगी, आधे मार्च से पहले, यानी आपकी 10 मार्च तक मैं इसको ख़त्म कर दूंगी, और उसके बाद दोबारा से रिवीजन भी शुरू करा दूंगी, और रिवीजन भी शुरू कराऊंगी वो भी नेक्स्ट अलग बुक से। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो 301 पे चलते हैं, और आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला है बाजार कीमतों में सुधार, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, राजधानी स्थानांतरण और कुतुब मीनार का निर्माण। तो देखो भैया, सल्तनत काल की जो घटनाएं हैं उनमें सबसे पहले जो है मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो ये कब हुई है? तो ये हुई है आपकी 1192 में। इस चीज़ को याद रखिएगा, तराइन के युद्ध के बाद। ठीक है, द्वितीय तराइन के युद्ध में। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश के समय में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है विशाल सैन्य व्यवस्था बनाई। तो कुतुब मीनार का उसके बाद निर्माण पूरा हुआ। ये 1236 से लेकर 1200 ये कब बैठा है? ये बैठा है 1210 में, है ना, 1210 से 1236 तक बैठा है। ठीक है, तो इसी के बीच में कुतुब मीनार का निर्माण होता है जब इल्तुतमिश रहता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना विशाल सैन्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजार कीमतों में सुधार किया था। ठीक है, किया था। और फिर उसके बाद में यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ये वाला ऑप्शन आपका आएगा। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी। और राजधानी स्थानांतरण की बात हो रही है, तो यहाँ राजधानी स्थानांतरण हुआ है
मोहम्मद तुगलक ने जो है ना अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जो कि देवगिरी थी पुराना नाम, तब किया था। तो ये इसने 1327 में किया है ये काम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। तो पहले आपका आएगा ख, फिर आएगा घ, फिर क, फिर उसके बाद ग। इस तरह से आपका आंसर बनेगा। ये देखो ख घ क ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? तो तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराई के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था, और मैंने अभी बताया 1192 में। और पहला युद्ध तराइन का कब होता है? वो होता है 1191 में। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो 1175 में मुल्तान पर हुआ था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की पराजय हुई थी, और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान तिथि को हरा देता है। ठीक है, चौहानों की हार ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना लगभग तय कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में दास राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? तो 1206 में की थी। ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक जो है वो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से ये विख्यात है। तो 1206 से लेकर 1290 तक, यानी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है और ये बैठता है 1210 तक। ठीक है, फिर 1210 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश बैठता है, फिर 36 से लेकर 40 तक रजिया सुल्तान बैठती है। ये तो इतना तो आपको पूरा रट जाना चाहिए, इसके बाद का भी रटना है, लेकिन इतना अभी रटते चलो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है, यद्यपि वे ना तो एक वंश के थे, ना सुल्तान बनने के अवसर पर इनमें से कोई गुलाम था। तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, जिसका पुराना नाम था देवगिरी। कब ले गया था? ये तो 1327 में ले गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को स्थानांतरित की। इस राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य था मंगोल आक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया था, किंतु इस योजना की असफलता के उपरांत 1335 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली ही स्थानांतरित कर दी थी। तो वापस से कब स्थानांतरित करी? 1335 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो दक्कन को भेदने वाला पहला मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन के इस सैन्य अभियान के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक कारण महत्वपूर्ण थे। उसके दक्षिण अभियान में उसकी सेना पर मलिक काफूर को काफी सफलता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया और एक राजवंश की स्थापना करी, जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका गुलाम वंश। क्या नाम था? गुलाम वंश। ठीक है, तो 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। 1206 से 1290 तक भारत पर तुर्की शासकों के शासन को मुइज्जी, कुतुबी, शमसी और बलबनी वर्गों में विभाजित किया गया। कुतुबुद्दीन को लाल बख्श की उपाधि प्राप्त थी और उसके समय में लाहौर ही राजधानी रही है, और इल्तुतमिश के समय में राजधानी क्या हो गई थी? दिल्ली हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए? तो ये 1221 में संगठित हुए थे। मंगोल चंगेज खां के नेतृत्व में 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए। चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु को जीतकर लाहौर तक पहुंचा। स्थिति की वास्तविकता को समझते हुए सुल्तान इल्तुतमिश ने मंगबरनी को दिल्ली में शरण नहीं दी और 1224 में जलालुद्दीन मंगबरनी पर्शिया चला गया। नेक्स्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वो भूभाग फैला था कहां से कहां तक? तो दिल्ली से लेकर आगरा तक फैला था। तो पानीपत का पहला युद्ध कब होता है? ये होता है 1526 में। ठीक है, बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया और भारत में मुगल वंश को स्थापित कर दिया। मुगल सत्ता के अंतर्गत दिल्ली और आगरा भी सम्मिलित था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने उज्बेकों से की युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध नीति और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि यानी कि रूमी विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वो था आपका पूर्वी राजस्थान और आपका दिल्ली।
ठीक है, ये दोनों क्षेत्र थे। तो 1191 में ईस्वी के में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई, लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हुई। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया और यहाँ उसने अपने अधीनस्थ शासक नियुक्त कर लिया। ये क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में पड़ता है और इन क्षेत्रों पर चौहानों का शासन था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो राय रायन की उपाधि दी थी रामचंद्र देव ने। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की पदवी दी और चंदा देकर उसे सम्मानित भी किया। उसे 1 लाख सोने के टंके के साथ साथ नवसारी की जागीर भी प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। एल्दौस की तरफ से खतरा के कारण वो हमेशा लाहौर में ही रहा और वहीं उसकी राजधानी बन गई थी। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? तो सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह वो सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। उसने मजहबी धर्मनिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए और उलमाओं को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों पर यह कर लगाया था। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया और उस समय सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद का शासन था, जो कि 1394 से 1412 तक शासन करता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व की वृद्धि करी, बिल्कुल सही है। गुप्तचर प्रणाली का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मद निषेध अलाउद्दीन खिलजी ने किया, लेकिन सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करी थी। अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व में वृद्धि हुई और उसने गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। इसके अतिरिक्त उसने मद निषेध करवा दिया था, यहाँ तक कि सैन्य अधिकारियों को जागीर भी प्रदान करने की बात करी है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहे थे। ठीक है, तो रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी और उसने सभी अमीर गुटों को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश के द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो इल्तुतमिश के द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार था दिल्ली के तुर्क अमीरों और सैन्याधिकारियों ने उसका चयन किया। तो इल्तुतमिश के द्वारा सत्ता ग्रहण करने का प्रमुख आधार दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों के द्वारा उसका चयन किया जाना था। इल्तुतमिश बिना किसी अवरोध के दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? तो ये कहा था राम प्रसाद त्रिपाठी ने। राम प्रसाद त्रिपाठी का कहना था कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से शुरू होता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और वो कुशल सेनापति और साहसी योद्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी? तो दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना बकाया लगान की वसूली के लिए की गई थी। ठीक है, तो दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना का उद्देश्य था बकाया लगान की वसूली करना। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और इस विभाग के 3 मुख्य कार्य थे। पहला, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम। दूसरा, बकाया राशि की जांच करना और तीसरा, राजस्व वसूल करना। ठीक है, नेक्स्ट है, हनूज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान से संबोधित कथन है? तो ये संबोधित कथन है गयासुद्दीन तुगलक से। हनूज दिल्ली दूर अस्त ये कथन गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। ये कथन सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा उसके लिए कहा गया था। किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? तो ये होता था बख्शी। ठीक है, बख्शी जो था वो प्रांत का सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी दोनों होता था। इसका प्रमुख कार्य सूबे की सेना का देखभाल करना था। इसे कभी कभी सूबे का वाकिया ए नवीस भी बना दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था? तो पहला तुर्क आक्रमणकारी था सुबुतुगीन या सुबुतुगीन, जो भी आपको नाम समझ आए
है ना, सुबुतुगीन था। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुतुगीन था। 986 से 87 में उसने सिंध के तत्कालीन शासक जयपाल पर आक्रमण करके उसे संधि के लिए विवश किया। सुबुतुगीन की मृत्यु 997 में के समय हुई और उसके राज्य में संपूर्ण अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और पश्चिमोत्तर भारत के सीमावर्ती प्रदेश थे। महमूद गजनवी सुबुतुगीन का पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु के बाद 997 में वो सिंहासन पर बैठा। महमूद गजनवी ने भारत पर 999 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम शासक था जिसने सिंध और मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। ठीक है, देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए इस डिस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? तो फिर से वही घुमा के क्वेश्चन है, लाहौर से किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण 25 जून 1206 को हुआ था। एक सेकेंड, ठीक है, तो कब हुआ? 25 जून 1206 को। उसको सत्ता के लिए मान्यता और नियुक्ति पत्र 3 वर्ष बाद प्राप्त हुआ था। उसकी राजधानी लाहौर थी, अर्थात उसने शासन का संचालन लाहौर से किया। उसे लाल बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मंगोलों का आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के समय पे। ठीक है, तो मंगोलों का सर्वप्रथम आक्रमण सुल्तान इल्तुतमिश के समय में 1221 में हुआ, जब तेमुचिन अर्थात चंगेज खां ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करता हुआ सिंधु तक पहुंच गया। जलालुद्दीन मकबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने नवोदित तुर्की साम्राज्य को मंगोल विध्वंस से बचा लिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक थी, तो ये थी रजिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो कि 1236 से 1240 तक बैठती हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ज्ञात है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया ने अव्यवस्था की स्थिति को देखकर जनता की मदद से सत्ता पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है आपका तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, अच्छा अभी इसका वो पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो तारीख फिरोजशाही जो है वो बर्नी के द्वारा लिखी गई है और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। उसने लिखा कि राजधानी में खाने पीने की वस्तुओं की उचित व्यवस्था करने के लिए सुल्तान ने कुछ नियम बना दिए थे। नेक्स्ट है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? तो ये किया था खुसरो शाह ने। खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुस्लिम सुल्तान बना था और अपने को समर्पित मुसलमान दिखाते हुए उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने खुतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया? तो ये किया था ग्यासुद्दीन तुगलक ने। ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक रहा और तुगलक वंश का संस्थापक था ये। ठीक है, और इसने कठोर लगान पद्धति का परित्याग अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो लागू किया गया था, कठोर लगान पद्धति, ठीक है, जिसने कठोर लगान पद्धति का परित्याग कर दिया और जिन अमीरों को अलाउद्दीन ने जमीन से वंचित कर दिया था उन्हें भूमि ग्यासुद्दीन तुगलक ने लौटा दी थी। खुतों और मुकद्दमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया गया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था इब्न बतूता। कब आया? 1333 में। कहाँ से आया? मोरक्को से। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल जो कि 1325 से 1351 तक रहता है में मोरक्को यानी कि अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। उसे सुल्तान ने दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया और 1342 में उसे सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया और उसकी आत्मकथा का नाम क्या है? रेला। तो रेला इब्न बतूता की आत्मकथा है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दीवाने अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से था? तो दीवाने अमीर कोही जो होता था वो कृषि विभाग से संबंधित होता था। दीवाने अमीर कोही विभाग का कार्य जिस भूमि पर खेती ना हो रही हो उसे खेती योग्य बनाना था। ये बात याद रखिएगा कि दीवाने अमीर कोही विभाग का काम था जिस भूमि पर खेती ना हो
हो रही हो उसे खेती योग्य बनाना, अर्थात कृषि विभाग से संबंधित था। इस विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो इस विभाग की स्थापना दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना यानी कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो हमें पता है 1327 में, तो आंसर होगा 1326-27। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका मूल नाम उलूग खां था। इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी दिल्ली को राजधानी से देवगिरी 1326-27 में स्थानांतरित करता है और देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबुबाद रखा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। ठीक है, 1335 में ये पुनः दिल्ली आने की अनुमति दे दी थी इसने। ठीक है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया। तो मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। लाहौर ही उसकी राजधानी थी और वहीं उसको दफना भी दिया गया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से लेकर 1210 तक शासन करते हैं और ऐबक की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। मृत्यु के पश्चात उसे लाहौर में दफनाया गया। पानी पी रही थी मैं। ज्ञात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी लाहौर थी और ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक को कुरान खां भी कहा गया है, ये बात याद रखिएगा, चंद्रमा का देवता और कुरान खां। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश सल्तनत का एक राजवंश था जिसने 1320 से लेकर 1412 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ये गाजी मलिक तुगलक गाजी और गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक रहा के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी कि काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा था। नेक्स्ट है, मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक था। किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो ये कार्यरत था अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अधीन। ठीक है, 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के हिंदू राज्य को जीतने के लिए एक सेना भेजी। उस समय वहां का राजा राय कर्णदेव द्वितीय था। अलाउद्दीन की सेना राजा कर्णदेव द्वितीय को पराजित कर वहां से बहुत सा धन और गुलाम मलिक काफूर को लेकर लौटी। अलाउद्दीन मलिक काफूर की योग्यता से प्रभावित था और उसने उसे मलिक नायब की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, तो अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया जो एक मस्जिद है। यह इमारत वास्तव में एक संस्कृत विद्यालय था जिसे चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। इसके ऊपरी भागों को तोड़कर गुंबज तथा मेहराबें बना दी गई थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? तो बाजार नियंत्रण जो था वो दीवाने रियासत के अधीन था। ठीक है, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। वो बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के मूल्यों की सूची के आधार पर विक्रय करवाता था। यदि किसी प्रकार की त्रुटि व्यापारी वर्ग के द्वारा की गई प्राप्त होती थी तो उन्हें दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दाग ओ चेहरा, घोड़ों के दागने और सैनिकों के वर्णन व्रत प्रथा का आरंभ किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। युद्ध के समय सैनिक अपने स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति को ना भेज दे, इसकी जांच पड़ताल के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया देखने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसी प्रकार सैनिकों के द्वारा अच्छे घोड़े में परिवर्तन न किए जाने हेतु घोड़ों को दागने की प्रथा का भी श्री गणेश किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? तो ये कहना था जियाउद्दीन बर्नी का। दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाए जाने के अनेक कारण थे। बर्नी का कहना है कि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण महत्वपूर्ण था, जबकि इब्न बतूता बताता है कि सुल्तान को दिल्ली के नागरिकों से असम्मानपूर्ण पत्र प्राप्त होते थे, अतः उन्हें दंडित करने के लिए देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। इसामी कहता है कि दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने के लिए उन्हें दक्षिण भारत ले जाना चाहता था। डॉक्टर निजामी
का कहना है कि मोहम्मद तुगलक का लक्ष्य 2 राजधानियां दिल्ली और दौलताबाद बनाने का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? तो ये होता था आरिज़े मुमालिक। आरिज़े मुमालिक जो है वो सैन्य विभाग का प्रमुख था। दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज़े मुमालिक होता था और इसका विभाग दीवाने अर्ज था। उसका कार्य सैनिकों की भर्ती, उसका विवरण रखना और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था रखना था। नेक्स्ट है, दीवाने अमीर को ही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, दीवाने अमीर को ही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था। देखो क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ना, तो अभी भी अगर हमें नहीं याद होगा तो फिर बेकार है। और मैं बराबर डिस्क्रिप्शन पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रही हूँ, है ना। चलो, तो दीवाने अमीर को ही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और इसने कृषि की उन्नति के लिए ये विभाग खोला था और एक नया मंत्री पद अमीरे कोही की नियुक्ति की। मोरलैंड के अनुसार भारतीय इतिहास में पहली बार ये प्रकट हुआ कि खेती के तरीकों तथा खेती के साधनों को सुधारना भी सरकार के कर्तव्यों में आता है। नेक्स्ट है, अमीरे सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था। तो नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर सादा का उत्पीड़न किया। उसने 1325 से 1351 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की रहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 में भारत आया था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया और बाद में अपना राजनीतिक दूत बनाकर चीन भी भेजा था। इब्न बतूता ने अपनी आत्मकथा रहला नामक ग्रंथ में लिखी है। नेक्स्ट है, इक्टा क्या था? इक्टा एक जमीन का टुकड़ा था। इक्टा वो भूमि कहलाती थी जो सैनिक सरदारों को सेना रखने के उपलक्ष्य में प्रदान की जाती थी, जिसकी आय से सरदार अपनी सेना का प्रबंध कर सके। इस प्रकार इक्टा भूमि शासकीय जमीन का एक टुकड़ा था जिसका मालिक मुक्ता कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट, सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? तो ये सुल्तानों की एक परामर्शदात्री संस्था होती थी। सुल्तान को परामर्श देने के लिए मजलिस ए खलवत एक मंत्री परिषद थी। गुलाम युग में इस परिषद के 4 मंत्रियों की संख्या होती थी जो राज्य के 4 स्तंभ माने जाते थे। बाद में इसकी संख्या 6 हो गई। वजीर, आरिज़े मुमालिक, दीवाने रसालत, दीवाने इंशा, सदर उस सुदूर, दीवाने कज़ा। सुल्तान मजलिसे खलवत में सभी को ना बुलाकर अपनी मर्जी से कुछ ही लोगों को बुलाता था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा शासक लाल बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाल बख्श किसको कहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। ठीक है, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासकों में एक उदार शासक था जिसकी उपाधि लाल बख्श की थी। अपनी उदारता के कारण, लाखों का दान देने के कारण उसे ये उपाधि दी गई थी। उसकी दूसरी उपाधि कुरान खां की भी थी क्योंकि उसे पूरी कुरान मौखिक रूप से कंठस्थ थी। ठीक है, नेक्स्ट है, वो कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों और भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया? तो वो था अमीर खुसरो। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, उसका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों और भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली शहर का निर्माण अनंगपाल ने करवाया था। दिल्ली शहर का निर्माण ऐतिहासिक दृष्टि से अनंगपाल तोमर ने करवाया था, जिसका वर्णन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। नेक्स्ट है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोरक्को निवासी, अब देखो ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया इसमें अब तक, है ना। मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 में भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। तुगलक ने उसे दिल्ली शहर का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रहला, और रहला क्या है? इसकी आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के उदारवादी विचारों का प्रमाण हमें कुछ जैन परंपराओं में मिलता है, जिसके अनुसार उसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर को अपने दरबार में सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो चलिए तिथि क्रमानुसार इनको मिलाते हैं, तो आंसर आप देख पा रहे होंगे 2 1 3 4 है, ठीक है। और लेकिन मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने जो किया था वो गुजरात विजय की थी। कब की थी? 1297 में, ठीक है। तो 2 नंबर आ गया। उसके बाद आता है 1 नंबर यानी कि रणथंभौर विजय इसने करी है 1301 में। उसके बाद इसने करी है चित्तौड़ विजय 1303 में। उसके बाद इसने तेलंगाना विजय करी है 1309 या 1310 में, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। आंसर आप देख ही पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो मामलुक सुल्तान जो राजस्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था। तो वो मामलुक सुल्तान जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था वो था बलबन, ठीक है। बलबन राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था और उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक था एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक ये था कि वो शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना चाहता था और इसका वर्णन ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुसलमान था। तो ये था नासिरुद्दीन खुसराव शाह, ठीक है। तो सल्तनत काल की दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम नासिरुद्दीन खुसरव शाह था जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था और अपने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस्मत खोती नहीं लगाया था, खराज लगाया था, घरी लगाया था और चराई भी लगाया था, ठीक है। अब घरी जो होता था वो एक आवास कर था, कहाँ गया, मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसने ये वाला कर नहीं लगाया। घरी जो होता था ये आवास कर था। क्या कर था? आवास कर। ये आवास पे लगाया जाता था घरी कर, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। किस्मत खोती नामक कर इसने नहीं लगाया, लेकिन घरी जो है वो एक आवास कर था। अब बात करते हैं चराई कर की। तो चराई कर जो होता था वो दुधारू पशुओं पर लगता था। किस पे लगता था? दुधारू पशुओं पर, ठीक है। जो दुधारू पशु थे उन पे कर लगाया जाता था। जकात क्या होता था? तो जकात इसमें नहीं लिखा हुआ है, चलो मैं बता देती हूँ आपको। खराज क्या था? अब खराज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है। तो सबसे लंबी अवधि तक जो शासन करने वाला राजवंश था वो था तुगलक वंश, ठीक है। कब से कब तक किया तुगलक वंश ने, जानते हो? तो पहले गुलाम वंश बता देती हूँ। गुलाम वंश के सुल्तानों ने, हमने अभी बहुत बार पढ़ा, 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया है, ठीक है। ये हो गया गुलाम वंश का, ठीक। उसके बाद बैठता है खिलजी वंश। खिलजी वंश आता है 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश शासन करता है, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका लोधी वंश। लोधी वंश जब आता है तो वो करता है 1451 से लेकर के 1526 तक, ठीक। तुगलक वंश कब से करता है? तो तुगलक वंश भैया आते हैं 1320 में। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है, ठीक है। तो 1320 से लेकर तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर के 1412 तक शासन करता है, ठीक है। और फिर 1412 से जो है सैयद वंश आता है, उसके बाद लोधी वंश आता है, ठीक है ना। तो 1320 से 1412 तक तुगलक वंश शासन करता है दिल्ली पर, ठीक है। इस प्रकार तुगलक राजवंश ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था। तो बहलोल लोधी जो गवर्नर था वो था आपका लाहौर प्रांत का, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बहलोल लोधी था लाहौर प्रांत का गवर्नर। तो 1451 में जब सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का तख्त छोड़ा, उस समय बहलोल लोधी लाहौर और सरहिंद का सूबेदार था। उसने अपने वजीर हमीद खां की मदद से दिल्ली पर कब्जा किया और लोधी वंश की नींव डाली, ठीक है। तो 1451 में
लोदी वंश की स्थापना बेलो लोदी करता है। नेक्स्ट है दारुल हर्ब था। तो दारुल हर्ब हिंदू राज्य क्षेत्र थे। दारुल हर्ब एक हिंदू राज्य क्षेत्र था और इस क्षेत्र को समाप्त करना ही मुसलमान शासकों का मुख्य उद्देश्य था। इस क्षेत्र के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करके सभी को इस्लाम को स्वीकार कराना भी था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही हैं? तो भैया रजिया सुल्तान रही हैं, रानी रुदम्मा भी रही हैं, ताराबाई भी रही, लेकिन रोशन आरा नहीं रही हैं। ठीक है, तो शाहजहां की पत्नी मुमताज महल से उत्पन्न 14 संतानों में केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित बचे थे, जिनके नाम थे जहां आरा जिसका जन्म 1614 में हुआ, दारा शिको जिसका जन्म 1615 में हुआ, रोशन आरा जिसका जन्म 1617 में हुआ, औरंगजेब जिसका जन्म 1618 में हुआ, मुराद बख्श जिसका जन्म 1629 में हुआ और गौहर आरा जिसका जन्म 1631 में हुआ। ठीक है, 14 संतानों में सिर्फ 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित बचे थे। ठीक, प्रश्नगत विकल्पों में रोशन आरा के अतिरिक्त रजिया सुल्तान, रुद्रम्मा देवी और ताराबाई ने अपने समय में शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी। ठीक है, नेक्स्ट है सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवाने खैरात का प्रारंभ किया? तो दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। फिरोज तुगलक समकालीन शासकों में ऐसा सुल्तान था जिसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना करी। इसके माध्यम से वो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। नेक्स्ट है निम्न सुल्तानों में कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता था? तो ये जाना था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जो गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता था और इसने दीवानों के एक सेकेंड कहाँ पे थे हम? फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जो गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता था और इसने दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। एक सेकेंड रुकना। बाहर बहुत शोर होता था, तभी मैं डोर क्लोज कर देती हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ? इसका क्या आंसर है बताओ? इसका आंसर इल्बेरी तुर्क था। है ना, बलबन इल्तुतमिश की भांति इल्बेरी तुर्क था। ठीक है, तो डॉक्टर PAI श्रीवास्तव के अनुसार बलबन इल्तुतमिश की भांति इल्बेरी तुर्क था। बलबन 1265 से 1287 तक दिल्ली का सुल्तान था और गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक भी था। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1265 में दिल्ली का सुल्तान बना और लौ और रक्त की नीति इसने अपनाई थी। फिरदौसी ने अपने शाहनामा में बलबन को आफराशियाब का वंशज बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी का दमन किया था? तो तुर्कान चिहलगानी का दमन करने वाला था बलबन। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने 40 अमीरों के दल को स्थापित किया जिसे तुर्कान चिहलगानी यानी कि सरदारों का समूह भी कहा जाता है। बलबन ने तुर्कान चिहलगानी का दमन किया और उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया? तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्कों को चलाया था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवारी तुर्क था और ऐबक का गुलाम। इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया और इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आपने 3 दिन क्लास करी है तो आपको समझ आया होगा कि कितनी बार जो है ना ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, है ना। चलो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 1290 में हुआ था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और उसका राज्याभिषेक 13 जून 1290 को किलोखरी में हुआ था। जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को बनाए रखना और उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हजार मर्दह कहलाता था? तो हजार मर्दह कहलाता
शहजादा था कबीर खां। 1236 में रजिया सुल्तान सल्तनत काल में शासिका बनी, जिसका कुछ सरदारों ने विरोध किया, जिसमें बदायूं, मुल्तान, हासी और लाहौर के इक़्तिदार थे। रजिया ने विरोधियों में फूट डलवाकर कुछ को अपने साथ मिला लिया। इसमें मुल्तान का इक़्तिदार कबीर अयाज खां, जिसे हजार मर्दा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था? तो वो था इल्तुतमिश। 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना और उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था और वो श्रेष्ठ शासक था। रात्रि में अपना अधिकतम समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था। नेक्स्ट है, रैयत आला की पदवी धारण करी। तो रैयत आला की पदवी धारण करी थी किसने, बताओ? तो खिज्र खां ने करी थी, है ना। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था और उसने अपने को पैगंबर मुहम्मद का वंशज बताया। 1414 में दौलत खां लोधी से दिल्ली को छीन लिया और पहला सैयद सुल्तान बना, परंतु खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की बल्कि रैयत आला की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? तो अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने कहा है। ठीक है, इसमें आंसर नहीं सही से दिया। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना और उसने अशोक के 2 स्तंभों टोपरा और मेरठ को दिल्ली मंगवाया और स्थापित किया। उसने इन स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी है? तो ये खिज्र खां के आदेश पर उसने आशिका लिखी थी। तो आशिका की रचना अमीर खुसरो ने खिज्र खां के आदेश पर करी और इसकी रचना पद में मूलतया गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें खिज्र खां के नैतिक पतन का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, किसने एक हाथी और नौगौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी देवदारी त्याग दी थी? तो ये था किशलू खां। अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246 तक दिल्ली का सुल्तान था और 1246 से 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद ने दिल्ली पर शासन किया और किशलू खां से एक समझौते के तहत एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बलबन प्रसिद्ध था अपने। तो बलबन भैया रक्त और लौ की नीति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, परोपकार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, संगीत प्रेम के लिए भी नहीं था और ना ही दानी प्रकृति के लिए। ठीक है, तो बलबन 1265 से 87 तक इल्तुतमिश का गुलाम था और इसका नाम बहाउद्दीन था। बलबन अपने विरोधियों के प्रति लौ और रक्त की नीति अपनाता था और इसी के समय प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। बंगाल में तुगरिल का विद्रोह इसी के समय पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग दुआरी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? तो स्वर्ग दुआरी नामक शिविर जो है वो संबंधित था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में अकाल और महामारी से बचने के लिए स्वर्ग दुआरी नामक शिविर दिल्ली की स्थापना करवाई थी। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। वो अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। नेक्स्ट है, तुगलक साम्राज्य विभक्त था। तो तुगलक साम्राज्य विभक्त था आपका 23 मुक्तों यानी कि प्रांतों में। तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों यानी प्रांतों में विभक्त था। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। इनका साम्राज्य 23 भागों यानी कि 23 प्रांतों या फिर 23 मुक्तों में विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया।
तो सेना में विरासत का सिद्धांत फिरोज तुगलक ने लागू किया था। फिरोज तुगलक ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया। 1351 में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ और उसने सेना में उदारता दिखाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोग अपने घोड़ों की जगह दूसरे के घोड़ों का परेड करा दिया करते थे, अतः भ्रष्टाचार अधिक हो गया। अंततः फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों की जगह को वंशानुगत बना दिया। फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। नेक्स्ट है, किसने कहा कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है और वे इस्लाम कबूल नहीं करते? तो ये कहा है बर्नी ने। बर्नी ने कहा कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जियाउद्दीन बर्नी को राजकीय संरक्षण मिला हुआ था और वो अपने को धर्मनिष्ठ व्यक्ति सिद्ध करना चाहता था, इसलिए उसने इस्लाम के प्रति अपना विशेष रुख प्रकट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो अमीर हाजिब था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। ठीक है, अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को नियुक्त किया था। जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखोर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। रजिया के शासनकाल में कुछ प्रांतीय शासक उसका विरोध कर रहे थे, जिससे निपटने के लिए रजिया के कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह कहलाता था। तो तुर्की अमीरों का समूह कहलाता था चहलगानी। ठीक है, तुर्काने चहलगानी यानी कि 40 अमीरों का समूह इल्तुतमिश के वफादार गुलाम अमीरों का एक समूह था। इसके द्वारा इल्तुतमिश ने शासन और सैन्य नियंत्रण का प्रयास किया। इस समूह ने बाद में भी अपनी भूमिका निभाई, परंतु बलबन ने अपनी निरंकुश सत्ता हेतु इस समूह का अंत कर दिया था। नेक्स्ट है, जीतल नामक सिक्का बनता था। तो जीतल बनता था आपका तांबे से और चांदी से क्या बनता था? टंका बनता था। ठीक है, तो इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इन सिक्कों पर इल्तुतमिश का उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में मिलता है। साथ ही इसमें टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत का प्रमाण भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा की गई थी। इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा या साहिबे दीवान की नियुक्ति बलबन के द्वारा की गई। सल्तनत काल में भू राजस्व को वसूलने में समस्या होती रहती थी और इसी समस्या से निपटने के लिए ख्वाजा या साहिबे दीवान की सहायता ली जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? तो ये दिया है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की रचनाओं में मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक विवरण मिलता है। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की? तो सबसे पहले सुल्तान की पदवी धारण करने वाला था इल्तुतमिश। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अभी इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति किसी गोर के शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। इस प्रकार वो कानूनी रूप से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था और उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? अगेन रिपीटेड, किसने करी है? अलाउद्दीन खिलजी ने करी है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी और उसे नगद वेतन दिया। उसने सेना का व्यय बहुत था, इसलिए उसने वस्तुओं का दाम तय किया ताकि सैनिक एक सामान्य वेतन में अपना कार्य कर सके। इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था में कुल 4 बाजार स्थापित किए: गल्ला मंडी, सराय अदल, घोड़ों दासों और मवेशियों का बाजार व सामान्य बाजार। इसमें गल्ला मंडी सबसे सफल रही है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? तो सबसे पहले होली खेलने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लिया। इसने 1325 से 1351 तक शासन किया। वो एक बौद्धिक और सहिष्णु शासक था। उसने लगभग हर धर्म के विद्वानों से धार्मिक सिद्धांतों पर बहस करी और उसका जैन विद्वानों से भी घनिष्ठ संबंध था। नेक्स्ट है, नीचे विभागों की सूची दी गई है और इनमें से किन की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है? तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात की भी करी है, दीवाने बंदगान की करी है, दारुल शफा की करी है और रोजगार कार्यालय की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी है। अब बताती हूँ कि दीवाने खैरात जो था वो एक दानशाला से मुस्लिम गरीब लड़कियों के विवाह और विधवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती थी, तो एक तरीके का दानशाला था। ठीक है, दारुल शफा क्या था? तो दारुल शफा जो था वो एक राजकीय अस्पताल था। क्या था? अस्पताल था।
ठीक है, ये अस्पताल था, ये दानशाला थी खैरात वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाती थी। अब बात करते हैं कि दीवाने बंदगान क्या था। तो दीवाने बंदगान जो था वो दास विभाग था। क्या था? दास विभाग था। फिरोज दासों का बहुत शौकीन था और उसके पास 1,80,000 दास थे। ठीक है, अब रोजगार कार्यालय क्या था? तो रोजगार कार्यालय के माध्यम से बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि मुझे शरह की चिंता नहीं है? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को शरह की चिंता नहीं थी। तो अलाउद्दीन खिलजी शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त किया था और इसी कारण उसने धर्म की को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने कार्यों को करते समय शरह की चिंता नहीं की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी और अपने इस कार्य का वर्णन फुतुहाते फिरोज शाही नामक अपनी कृति में किया है। इन्होंने जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार और अन्य शहरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था क्या? लाल पोशाक। सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल कपड़ा पहनना पड़ता था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने सुल्तान बनने से पूर्व शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर ही दिल्ली के नागरिकों से अपने हक की मांग की थी, जिसके बाद वो दिल्ली की सुल्तान बनी है। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए और उन्हें कहा जाता था बरीद। क्या कहा जाता था? बरीद। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए, उन्हें बरीद कहा जाता था। इनका कार्य राज्य और सुल्तान के विरुद्ध किए जा रहे षड्यंत्रों के बारे में पता लगाना था और इसकी सूचना सुल्तान तक पहुंचाना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मुइजुद्दीन गोरी की हत्या की थी? तो ये की थी खोखरों ने। मुइजुद्दीन गोरी ने भारत में 1205 में आक्रमण किया। झेलम और चिनाब के बीच खोखरों से युद्ध हुआ, जिसमें खोखर पराजित हुए, लेकिन 15 मार्च 1206 को खोखरों ने गोरी के दल पर अचानक हमला करके मुइजुद्दीन गोरी को मार डाला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया था? तो ये किया था शेरशाह को। शेरशाह ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित करवाया। सरकारी भोजनालय का प्रतिदिन का व्यय 500 अशरफी था। प्रत्येक सैनिक, किसान, व्यापारी, धार्मिक व्यक्ति आदि को वहां निःशुल्क भोजन प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे की गई थी? तो गंगा के किनारे की गई थी। 19 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने देवगिरी के विजय के पश्चात गंगा किनारे स्थित कड़ा मानिकपुर गया और वहीं पर उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसका वध करवा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने अमीरों को मनसद आली कहलाता था? तो ये कहलाता था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। बहलोल लोदी अफगानों की महत्वपूर्ण शाखा शाहूकेर से संबंधित था। बहलोल लोदी अपने अमीरों को मनसद आली, मेरे पुत्र, कहता था। नेक्स्ट है, मिल्क इनाम और वक्फ अनुदानों को समाप्त कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। गद्दी पर अपनी शक्ति के मजबूत होते ही अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक अमीरों का दमन किया। सुल्तान ने आदेश दिया कि सारी भू संपत्ति, ग्राम और अन्य भूमि जो लोगों के पास मिल्क यानी कि संपत्ति, इनाम और वक्फ यानी उपहार के रूप में है, वापस ले ली जाए और उसे खालसा भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। भारत में मुस्लिम शासन की व्यवस्था के साथ ही मुस्लिम शिक्षा ने भारत भूमि पर पदार्पण किया। सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी ने मंदिरों को नष्ट करके मस्जिद बनवाने और मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ करी। सल्तनत काल में 3 प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थी, मकतब, मदरसा और खानकाहें। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने वास्तविक रूप से मदरसे की स्थापना करी। मोहम्मद गोरी की स्मृति में दिल्ली और बदायूं में मदरसाए मुइज्जी तथा दिल्ली में मदरसाए नासिरिया की स्थापना करी। उसने उच्च में भी एक मदरसा बनवाया जिसका नाम मदरसा ए फिरोजी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगिसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया? तो ये था तुगरिल। ठीक है, तुगरिल ने सुल्तान मुगिसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया। यह एक तुर्की अमीर था जिसे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। 1269 में तुगरिल ने बलबन के समय विद्रोह कर दिया और सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण कर अपने को लखनौती का शासक घोषित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने
नियाबत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये किया था बलबन ने। बलबन 1265 से 1287 तक 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से और 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में दिल्ली पर शासन किया। उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई। इसके अनुसार सुल्तान धरती पर खुदा का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन ने नियाबत खुदाई यानी कि ईश्वर के प्रतिनिधि के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन एक अफ्रीकी था? तो इब्न बतूता आपका अफ्रीका यानी कि मोरक्को से आया था। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था और वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे 1325 से 51 के बीच में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में 1342 में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाल बख्श कहा जाता है? बाप रे, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है लाखों में दान देने वाला। ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और उसने 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी। इसे कुरान खां यानी कि कुरान याद करने होने के कारण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन मलिक काफूर के साथ उसके दक्षिण अभियान में था? तो अमीर खुसरो मलिक काफूर के साथ उसके दक्षिण अभियान में था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1307 में ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मलिक काफूर ने देवगिरी को लूटा और राजा रामचंद्र सहित उनके संबंधियों को दिल्ली लाया। अलाउद्दीन ने राजा रामचंद्र के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया और उन्हें राय रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उन्हें 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला देकर वापस उनके राज्य भेज दिया गया और इस अभियान में अमीर खुसरो भी मलिक काफूर के साथ देवगिरी गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से शेख निजामुद्दीन औलिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी और यदि व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने में विफल होते हैं? तो ये त्याग किया था मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने शेख निजामुद्दीन औलिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी और यदि व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने में विफल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, 400 पे हम पहुंच गए हैं। तो निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुलामों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था? तो गुलामों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो अभी याद होगा आपको, दासों यानी कि गुलामों के लिए कौन सा विभाग इसने चलाया था? दीवाने बंदगान। कौन सा? दीवाने बंदगान, दासों के लिए यानी कि गुलामों के लिए। फिरोज शाह तुगलक को गुलामों का बहुत शौक था और उसके गुलामों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। इनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। उन गुलामों की शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था और प्रत्येक गुलाम को 10 से 100% के बीच में क्या मिलता था? वेतन मिलता था। कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का ये शौक अंततः राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो अब हम 401 से क्वेश्चन करेंगे कल। तो अब में हमारे सिर्फ 88 क्वेश्चन है, तो 401 से लेकर 488 तक क्वेश्चन हमारा कल की क्लास है और कल ये आपकी लास्ट क्लास होगी। तो 88 क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज पूरे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कल हम बस 88 क्वेश्चन और करेंगे और हमारा ये वाला टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। और कल मैं आपको बता दूंगी कि इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू करने वाले हैं। तो टॉपिक उसी तरह से शुरू होगा जैसे बताया था, सबसे अधिक क्वेश्चन और उसके बाद हम सबसे कम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो 14 टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है। खुश हो जाइए। ठीक, और बहुत ही जल्दी हमारी पूरी आधे मार्च से पहले, मैंने आपको बोला ना 10 मार्च से पहले मैं आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगी। आप अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो उसके भी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, पीजीटी की कर रहे हो तो उसके भी कंप्लीट हो जाएंगे और अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो तो उसके भी हो जाएंगे। तो मेन आपका इन्हीं तीनों के लिए मैं क्लास चला रही हूँ। बाकी आप और किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यूज़फुल तो है ही, आप देख सकते हो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्वेश्चन आपके सामने ही है, कहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस स्टेट से हो उसमें भी आपको है ना बेनिफिट तो मिलेगा ही आपका। यूपीपीसीएस प्री इंडियन हिस्ट्री अगर वाला है ना, यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा है। हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी अच्छा ही है। ठीक है, तो मिलते हैं कल और कल हम कर लेंगे अपना टॉपिक कंप्लीट। तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है,
तब तक मिलते हैं, बाय बाय। और बाकी के जितने भी क्लासेस हैं वो आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसी वीडियो के। तो पूरी प्लेलिस्ट है, जितनी भी अब तक क्लासेस दी है मैंने सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, तो आप और क्लासेस भी देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय।